हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। यूपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरी मतलब द्विघात समीकरण पे ही ये जो चैप्टर है आपका बेस्ट है, स्थिर है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण आप लोगों का कैसा होता है आप लोगों को मालूम होगा। मानक जो समीकरण इसका होता है द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसका निचोड़ बताना चाहता हूं इस चैप्टर का कि आखिर इसमें है क्या, ठीक है। इस चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, रैंडमली वैसे ही बस वीडियो 2-4 डाल रहा हूं। आज से हो सके या तो कल से मैं अब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ऐसे ही करके वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा, है ना। उसका एक्सरसाइज, ठीक है, जो भी है। इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या है, कितना चीज है और क्या क्या कैसे कैसे आपको लगाना है, ठीक है ना। हिंदी में इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्या है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। देखिए द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। अच्छा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसमें द आधा है कि वो आधा है, ठीक है। आप लोग हिंदी जानते होंगे तो बताना है कि द आधा है कि वो आधा है, ठीक। चलिए, द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, EQUATION इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो होता है इसका मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप लिख दे रहे हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू, नहीं इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू ये होता है जहां वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कोफिशिएंट है ना, गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 के होता है, मतलब ये ए 0 नहीं हो सकता है, बाकी सब 0 हो जाएगा चलेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, माइनस में कोई वैल्यू हो जाए चलेगा, ठीक है, लेकिन 0 नहीं चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा तो एक्स स्क्वायर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, तो हम इसको द्विघात समीकरण क्यों बोलेंगे, है ना। पागल कुत्ता काटा है कि इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे जब एक्स स्क्वायर रहेगा ही नहीं तो, ठीक है। तो इसलिए इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 0 नहीं रखते हैं, बाकी सब वैल्यू को रख सकते हैं ए का, है ना। रियल नंबर में कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, ए की जगह पे। ये आपका द्विघात समीकरण, यानी कि ऐसा ही देखने को मिलेगा, उसको हम जब ऐसा देखने को मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस समीकरण को बोलेंगे द्विघात समीकरण। यहाँ पे अगर बराबर में न कुछ दिया हो तो ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना, द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात वाला। जितना मैक्सिमम घात रहता है उतना घात का बहुपद हो जाता है, ठीक है। जब कब, जब यहाँ पे बराबर में 0 न रहे तब, ठीक है। बात समझ में आई होगी। तो यहां पे आप लोगों का द्विघात ये समीकरण है, क्यों, क्योंकि इसमें 0 लगा हुआ है, बराबर में 0 ना लगा हो, कुछ और भी दिया रहेगा 2, 4, 5, 10, मतलब रियल वैल्यू में से कोई भी बराबर में चीज रहेगा तो समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। समीकरण इसी को, बराबर में कुछ रहेगा उसको हम लोग समीकरण बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर बराबर में न हो कुछ, ऐसे ही रेंडमली, ऐसे ही बस इतना ही अंक हो, चाहे इससे कम हो चाहे एक हो पद हो, है ना, तो उसको हम लोग बहुपद बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई होगी। यानी कि ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा जहां ए नॉट इक्वल टू 0 आपको मिलेगा। इतना चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं एक बना कर दिखाता हूं, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 बराबर 0। ये क्या है आप लोगों का द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसमें x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, बात को समझिएगा ध्यान से। 3 तरीका 4 तरीका इसका हो सकता है x का वैल्यू निकालने का। जब आगे आप लोग पढ़ोगे 11-12 में तो उसका एक और तरीका बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपके 10 वाले बुक में इसका
तीन तरीके से हम लोग निकालेंगे। एक गुणनखंड विधि द्वारा निकाला जाता है। गुणनखंड विधि कैसे, इसका आपस में इसको तोड़ते हैं, दो फैक्टर बनाते हैं ना, तोड़ के फैक्टर मेथड, फैक्टर विधि, गुणनखंड विधि, इसको और इसको आपस में गुना करेंगे, है ना, इन दोनों को साइडों को, और गुना करके इस -3x को ऐसा तोड़ेंगे हम दो पार्ट में, दो हिस्सा में, कि जो गुना हो के इन दोनों का प्राप्त हुआ है ना, तो इसको मैं जो जो तोड़ा हूं उसको गुना करूं तो ये दोनों बन, मतलब ये जो गुना हो के आया वो आ जाए, और इसको मैं जो बीच में का तोड़ा हूं इसको मैं फिर से जोड़ू घटाऊं तो हमारा यही -3x आ जाए, तो उसको मैं गुणनखंड विधि बोलता हूं। ठीक है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिर इसको जब मैं एक और विधि लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि मतलब इसको हम पूर्ण वर्ग विधि मतलब पूर्ण वर्ग में लेकर जाते हैं, है ना, और वर्ग में, पूर्ण वर्ग में लेकर जाकर बनाकर इसमें x का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। बात समझ में आई होगी? ठीक है, माउस का यहाँ पे एरो आ गया था। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसमें एक और विधि है सिरधराचार्य विधि, जिसको आपकी बुक में बोला है द्विघात, द्विघात मतलब क्या है, द्विघात सूत्र है, द्विघात सूत्र है ना, द्विघात सूत्र है, तो द्विघात सूत्र बोला है, या तो सिरधराचार्य सूत्र या तो द्विघात सूत्र। तो यहाँ पे मैं कुल मिला जुला के आपको द्विघात सूत्र के बारे में बताऊंगा फिलहाल अभी, क्योंकि वो सब मैं सारा चीजें बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप हमारे खंगालोगे देखोगे तो कहीं ना कहीं मैं सब कुछ वो बता चुका हूँ। द्विघात सूत्र के बारे में मैं थोड़ा सा आपको चर्चा में लेकर आता हूँ, और देखिएगा द्विघात समीकरण के बारे में, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा इसको दूसरे पेज में मैं लेकर चलता हूँ, चाहे यहीं पे रुक जाइए, देख लीजिए। द्विघात सूत्र देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, या इसी को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य कौन थे? एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना, श्रीधराचार्य सूत्र, चाहे श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य सूत्र ये होता है x इज इक्वल टू, मतलब x की ही तो वैल्यू निकालते हैं, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ठीक है, बटे में 2a। बातों को समझिएगा ध्यान से, ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। ये सूत्र कब लगेगा, या फैक्टर में कब करूंगा, या मैं जो पूर्ण वर्ग विधि में बताया हूं वो कब करेंगे, है ना, इसका भी एक प्रोसेस होता है। देखिए, मैं फैक्टर जनरली कर देता हूं, है ना, पूर्ण वर्ग विधि जनरली लगा देता हूं, द्विघात सूत्र जनरली लगा देता हूं, लेकिन ये कब लगाया जाता है? जब तक इसका अस्तित्व नहीं रहेगा, है ना। अरे भैया, इसको हल कब करेंगे? जब इसका अस्तित्व रहेगा तभी तो इसका मैं हल करूंगा। हमारा अस्तित्व ही नहीं है कुछ, तो हमारे बारे में आप क्यों बात करोगे, है कि नहीं। मैं मान लो कि मैं पेनी का लोटा हूं, मैं इधर भी चला जा रहा हूं, उधर भी चला जा रहा हूं, तो मेरा बात क्यों करोगे भाई? मतलब मेरा एक वजूद हो, है ना, मेरा अस्तित्व हो, तब मेरे बारे में आप बात करोगे। वैसे ही ये भी है, इसका जब अस्तित्व रहेगा तभी मैं इस सवाल को आगे बढ़ा सकता हूं, लगा सकता हूं। तो इसके अस्तित्व को चेक किया जाता है, ठीक है ना। अस्तित्व कैसे चेक किया जाता है? अगर अस्तित्व चेक करेंगे, यदि अस्तित्व इसका रहेगा तो हम ये तीनों विधियों से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तीनों विधियों में मैं क्या आपको बताया हूं, तीनों विधियों में बताया हूं। पहले सबसे बड़ी पहली बात गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड इसको बोलते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक है, फिर उसके बाद हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा लगाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग विधि। फिर उसके बाद इसका एक और विधि है श्रीधराचार्य, यही द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र, ध्यान से देखिएगा, द्विघात सूत्र। इन तीनों विधियों का हम उपयोग कब करेंगे? जब इसका अस्तित्व रहेगा तब। इसकी अस्तित्व की हम जांच कैसे करते हैं देखिएगा, मैं यहां पे बता दे रहा हूं। अस्तित्व की जांच, अस्तित्व की जांच, ध्यान से समझिएगा, अस्तित्व की जांच कैसे करेंगे। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट डी, विविधकर ये होता है ना, क्या होता है? विविधकर। विविधकर डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रूट में, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी वैल्यू है ना, किसकी? इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी की वैल्यू
जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो तो इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, क्या होगा? इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी धुंधला हो जा रहा है, मैं ध्यान नहीं दिया हूं, हो सके तो कभी कभी इधर उधर धुंधला टाइप वीडियो में आ जा रहा होगा, अब नहीं होगा। ठीक है, देखिए अस्तित्व, अस्तित्व कब रहेगा? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो तो अस्तित्व रहेगा, अगर इसकी वैल्यू जीरो से बड़ा हो तो इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, जीरो से छोटा, जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा कैसे पता चलेगा? जीरो से बड़ा होगा तो पक्का है कि पॉजिटिव में वैल्यू होगा। जीरो से कोई भी बड़ा वैल्यू होता है, 1 2 3 4 5, तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव होती है, तो पता चल जाता है कि जीरो से बड़ा है। अच्छा, जीरो कैसे पता चलेगा? इसको हल करेंगे, जीरो आ जाएगा, डी बराबर जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब कि ये जीरो है, तो भी इसका अस्तित्व है। जीरो से छोटा कब पता चलेगा? जब वैल्यूएं आपकी हल करोगे और माइनस में चली जाएं तो वो हमारा क्या होगा? जीरो से छोटा हो जाएगा। तो जीरो से जब छोटा हो जाएगा यानी कि वैल्यू माइनस में है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब माइनस में इसमें वैल्यू आएगा रूट में, तो माइनस रूट से बाहर होता ही नहीं है ना, रूट से बाहर होता ही नहीं। इसको हम लोग 11th में पढ़ेंगे, जब इसमें आई आ जाएगा तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? 11th में, 11 में। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें माइनस नहीं लेना है कि नहीं? अभी माइनस लोगे, माइनस आएगा तो हम कह देंगे कि इसके बाद सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसकी अस्तित्व की जांच करेंगे, यदि अस्तित्व रहेगा, यदि अस्तित्व रहेगा, ठीक है ना, क्या इसकी अस्तित्व रहेगी तो हमारा क्या हो जाएगा? वैल्यू को इस पे तीनों विधियों द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अस्तित्व की चेक करने के लिए क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4 है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा? 4 के तुलना करके। ठीक है ना, x यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे p है और यहाँ पे क्या है? 3 है, यानी कि p क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। यहाँ पे c के जगह पे क्या है? 7 है, यानी कि c क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब आप ये इसमें से देख रहे होंगे, a 4 आ गया, b 3 आ गया, -3 आ गया, c 7 आ गया। इसी में से वैल्यू जो जो इसमें दिया है आप रखो और रख के हल करो और देख लेंगे कि क्या इसका अस्तित्व है। चलिए हम रख कर देख ही लेते हैं। b क्या है? -3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9, -4 ए क्या है? ए आपका 4 है, 4, और ऐसे ही पता चल गया कि माइनस में आ जाएगा। सी क्या है आपका? 7, यानी कि 4 चौको 16 और 16 में 7 का गुना करोगे, बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी, बहुत नहीं वैल्यू, बड़ी वैल्यू जाएगी, ये मतलब 9 से बड़ा ही आएगा, यानी कि निगेटिव चिन्ह यहाँ पे आपका छोड़ देगा, यानी कि इसको हम किसी भी विधि द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, करोगे तो फंसोगे। ठीक है, करोगे तो फंसोगे। और यहाँ पे अगर इसमें अगर आप रख के रखोगे तो माइनस में आ जाएगा, अब माइनस में जब आ जाएगी वैल्यू तो वहीं पे उसको क्या कर देंगे हम लोग? छोड़ देंगे, है ना। कुछ ऐसी वैल्यूएं रखते हैं जिसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या जीरो आ जाए, है ना। अगर देखो एक चीज और मैं एडवांस में बता दूं, यहाँ पे यदि वैल्यू जीरो के बराबर हो, है ना, इस डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर आ जाए तो यहाँ पे दोनों मूल जो x की वैल्यू आप प्राप्त होगी हमको, वो हमको सेम प्राप्त होगी, है ना। अगर ये दोनों वैल्यू क्या जीरो के, सॉरी, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर हो तो दोनों वैल्यू हमारा क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए यानी कि जीरो से बड़ा हो जाए तो हमारा x का वैल्यू जो दोनों आएगा वो अलग अलग प्राप्त होगा, भिन्न प्राप्त होगा। अच्छा, अलग अलग दो वैल्यू कैसे आएगा? जानते ही हो, यहाँ प्लस माइनस लगा है तो एक बार पॉजिटिव लेकर हल करेंगे, एक बार निगेटिव लेकर हल करेंगे। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव लेकर हल करेंगे तो कुछ दूसरा वैल्यू आएगा, निगेटिव लेकर हल करेंगे तो कुछ दूसरा वैल्यू आएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा? कब आएगा? 2 आएगा। ठीक है ना, तो दोनों वैल्यू अलग अलग आएगा। कब? जब जीरो से बड़ा हो तब, जब जीरो के बराबर हो तो दोनों वैल्यू सेम आएगा। अगर ये जीरो से छोटा हो जाएगा तो हल ही नहीं होगा। बात समझ में आई होगी। तो हम लोग अस्तित्व की चेक ऐसे ही जांच करते हैं। अगर जांच आ जाएगा, जांच में डिस्क्रिमिनेंट जो है इज ग्रेटर देन जीरो हो जाए, है ना, तो हम कह देंगे कि इसका अस्तित्व है। या जीरो के बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए डिस्क्रिमिनेंट, तो कह देंगे कि अस्तित्व है। अतः द्विघात सूत्र से, है ना, इस समीकरण को, चाहे कोई भी समीकरण दिया रहेगा उसको सॉल्व करने पर लिख के इसी में देखो हम वैल्यू निकाल दिए हैं, इसी में लिख के वैल्यू को रख देते हैं और रखने के बाद इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्यूशन आप लोगों को 10 में जब आ गए हो तो आता ही होगा, हमारे लोगों का वो क्या आएगा? x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आप लोगों के 10 में जो भी वैल्यू है इस पे दिया होगा 10 में,
ठीक है ना। क्लास 10th में बहुत सारा भाषाई क्वेश्चन है। भाषाई क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। लैंग्वेज बोलेगा आपको इक्वेशन ऐसे ही बनाना पड़ता है, ठीक है ना। या तो आपको डायरेक्ट ऐसे दिया रहेगा इक्वेशन, आपको उसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो जब 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 में जब एक्सरसाइज 3 पे 4 पे एक्सरसाइज 2 के आगे बढ़ोगे, 2 में एक्सरसाइज तो गुणनखंड विधि द्वारा है, 3 में जाओगे तो पूर्ण वर्ग विधि मिलेगा, 4 में जब जाओगे एक्सरसाइज में तो आप लोगों को, हमको आशा है कि ये द्विघात सूत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी आपको चैप्टर खत्म हो जाएगा, इन्हीं पर आधारित ये चैप्टर है, ठीक है। यानी कि आपको ये मैं पूरा चैप्टर नंबर 4 समझा दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आई होगी तो अच्छी बात है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं जब भी अब आऊँगा तो हमको जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास 10th का पहला चैप्टर लेकर स्टार्टअप पे रहूँगा, स्टार्ट करूँगा, है ना। एग्जाम्पल भी बताऊँगा आप लोगों को, और उस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन भी बताऊँगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।